आज की वीडियो में हम और एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे निग्लेक्ट दिस टॉपिक। ये टॉपिक हमारे टेक्स्ट बुक में बहुत शॉर्ट में दिया है, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स इसे निग्लेक्ट कर देते हैं या तो ऑप्शन में डाल देते हैं। और अगर इस पर कुछ क्वेश्चंस पूछा गया एग्ज़ाम में तो फिर अपने मार्क्स तो जाने ही हैं। इसलिए आप ध्यान से इस टॉपिक को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन। वी कंट्रोल द रेस्पिरेटरी रिदम अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ बॉडी। अपने बॉडी की ज़रूरत के अनुसार हम रेस्पिरेटरी रिदम कंट्रोल करते हैं। When body requires more oxygen, respiratory rhythm is enhanced or increased. जब हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तब रेस्पिरेटरी रिदम इंक्रीज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द एक्सरसाइज द डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन इज इंक्रीज्ड and hence we breathe rapidly. But when we are resting, respiratory rhythm is slow. जब हम आराम से बैठे हैं तब हमारा रेस्पिरेटरी रिदम भी स्लो होता है। फिर इन्हें कौन कंट्रोल करता है, इसे जान लेने के लिए हमें इस कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। देयर आर रेस्पिरेटरी सेंटर्स present in our body. Some are present in the brain. They are called neural centers. Neural centers are again located at two positions, medulla oblongata. medulla oblongata में और दो लोकेशंस हैं जहाँ पर ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। First one is the dorsal respiratory center. Second is the ventral respiratory center. Both these centers are present in the medulla region of the brain. Second type of neural center present in the pons region of brain. Medulla oblongata and pons varolii, both these are the parts of the brain. पॉन्स में और दो लोकेशंस हैं जो रेस्पिरेटरी रिदम कंट्रोल करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला वाला है न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड द सेकंड इज द एपनोस्टिक सेंटर। अगेन देयर आर सम केमो सेंसिटिव सेंटर्स present in our body which controls the respiratory rhythm. These chemosensitive centers are present in various organs like the medulla oblongata, aortic arc, carotid artery and lungs, and finally the heart wall. पहले हम देखेंगे न्यूरल रेगुलेशन। न्यूरल सेंटर्स आर प्रेजेंट एट टू लोकेशंस इन द ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स वैरोली। मेडुला ऑब्लोंगेटा में और दो सेंटर्स हैं, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये जो सेंटर हैं ये मेडुला के डॉर्सल साइड में होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरेशन। ये इंस्पायरेशन कंट्रोल करने वाला सेंटर है। द सेकंड इज द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। इट इज लोकेटेड इन एंटेरोलैटरल टू द डॉर्सल ग्रुप। इट इज नॉर्मली इनएक्टिव। नॉर्मली ये इनएक्टिव रहता है, कुछ काम नहीं करता है, बट
it becomes active during enhanced respiratory movements. जब हम रैपिडली ब्रीदिंग करते हैं तब ये सेंटर एक्टिवेट होता है. इट कंट्रोल्स इंस्पायरेशन एज वेल एज एक्सपायरेशन. देखो दोनों सेंटर्स में जो डिफरेंस है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इट ओनली कंट्रोल्स इंस्पायरेशन, बट वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप इट कंट्रोल्स इंस्पायरेशन एज वेल एज एक्सपायरेशन. पॉन्स फेरोली, इसमें और दो सेंटर्स हैं जैसे कि हमने पहले देखा. द फर्स्ट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर. इट इज प्रेजेंट इन द अपर साइड ऑफ pons and its function is to stop the inspiration. The second is apneustic center. It is present in the lower region of pons. It sends signals to dorsal respiratory center in medulla. मेडुला में जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप हमने देखा उसे सिग्नल्स सेंड करने का काम ये एप्निस्टिक सेंटर करता है. इट कंट्रोल्स द डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन. इंस्पायरेशन की डेप्थ कंट्रोल करने का बहुत इम्पोर्टेंट काम ये एप्निस्टिक सेंटर करता है जो कि पॉन्स रीजन में है. दिस एप्निस्टिक सेंटर इज इनहिबिटेड बाय स्ट्रेच रिसेप्टर्स in the walls of lungs. ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिए बराबर. लंग्स के वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं. जब हम इंस्पायर करते हैं तो लंग्स एक्सपांड होते हैं. लंग्स को कितना एक्सपांड करना इसका एक स्पेसिफिक लिमिट होता है. जब अपने मैक्सिमम लिमिट पर लंग्स का एक्सपेंशन हो जाता है तब लंग्स के वॉल में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है वो इम्पल्स भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं एप्निस्टिक सेंटर के पास, और एप्निस्टिक सेंटर बाद में इंस्पायरेशन को स्टॉप करता है. इस तरह से ये एप्निस्टिक सेंटर काम करता है. इस पॉइंट में हम फिर से आने वाले हैं. सी दिस डायग्राम. दिस इज द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन एंड इसके ऊपर है पॉन्स फेरोली. मेडुला में ये है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, मीन्स ये न्यूरॉन्स का एक मास रहता है, ग्रुप रहता है, और उसके नीचे लिखा है इंस्पायरेटरी, मीन्स इट कंट्रोल्स द इंस्पायरेशन इन नॉर्मल कंडीशंस. दिस सेकंड इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. ये भी न्यूरॉन्स का एक समूह है, मास है, बट इट activates only during the enhanced breathing and it controls inspiration as well as expiration. अब देखिए पॉन्स में ये अपर साइड में है न्यूमोटैक्सिक सेंटर और लोअर साइड में ये है एप्निस्टिक सेंटर. अगर इसके नीचे हम देखेंगे तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर के नीचे नेगेटिव का साइन दिया है और एप्निस्टिक सेंटर के नीचे प्लस का साइन दिया है. यानी न्यूमोटैक्सिक सेंटर इट स्टॉप्स द इंस्पायरेशन, एप्निस्टिक सेंटर इट स्टिमुलेट्स द इंस्पायरेशन. न्यूमोटैक्सिक सेंटर जब वीक सिग्नल्स सेंड करता है तब inspiratory duration is more than 5 seconds, but when this pneumotaxic center it sends strong signals, then
the duration of inspiration is less than 5 seconds. देखिए, आपने बचपन में एक कहानी जरूर सुनी होगी। एक फीमेल मदर फ्रॉग है, इसके बच्चे हुए हैं और ये बच्चे एक दिन एक एनिमल को, बैल को देखते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा एनिमल देखा। तो उनकी माँ उनसे पूछती है कितना बड़ा था, और ये खुद को एक्सपांड करती है इंस्पायर करके, और ये और ज़्यादा एक्सपांड खुद को करते बैठती है और आखिर में फट जाती है और मर जाती है। लेकिन इस स्टोरी का मॉरल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस खुद पर करना कभी कभी बुरा भी हो सकता है। लेकिन हम इसे बायोलॉजिकल व्यू में देखेंगे, रियली ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब कोई भी एनिमल इंस्पायर करेगा उसके लंग्स के वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर होंगे। जब लंग्स का मैक्सिमम एक्सपेंशन हो जाएगा तब ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स वो इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली सेंड करेंगे मेडुला की तरफ और पॉन्स की तरफ। फिर जो डेप्थ है इंस्पायरेशन की उसे कम किया जाएगा, यानी रियल लाइफ में ऐसा कभी हो नहीं सकता। अब देखेंगे केमिकल रेगुलेशन के बारे में। केमोसेंसिटिव एरिया प्रेजेंट in the wall of medulla. Chemoreceptors are present in the walls of lungs, heart, carotid body in carotid artery and aortic body in aortic arc. They receive the changes in concentration of CO2 and hydrogen ion concentration. ये जो रिसेप्टर्स हैं जो लंग्स में, हार्ट में, ऑर्टिक बॉडी में और कैरोटिड बॉडी में होते हैं, ये सब रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं? दे रिसीव द चेंजेस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, बट नॉट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. If concentration of carbon dioxide and hydrogen ions increased, then inspiration is stimulated. जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, यानी हमारी बॉडी में एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, तो इंस्पायरेशन का स्टिमुलेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंस्पायरेशन के दौरान हम ऑक्सीजन बॉडी में लेंगे और CO2 की लेवल कम होगी। इसलिए ये जो चेंजेस हैं CO2 और H+ आयंस के कॉन्सेंट्रेशन में, इन्हें रिसीव करने का काम ये सब केमोरिसेप्टर्स करते हैं। देखिए, ये है ऑर्टिक बॉडी और जिस आर्टरी में वो है, इसका शेप आप देखो, ये आर्क लाइक है, यानी कमान की जैसे दिख रही है, इसलिए इसे हम कहते हैं आर्टिक आर्क। और इसके वॉल में आर्टिक बॉडी होती है जो केमोरिसेप्टर का काम करती है। ये है कैरोटिड बॉडी, और ये जो दो आर्टरीज हमें दिखाई दे रही है, ये हैं कैरोटिड आर्टरीज। इनके वॉल में होती है कैरोटिड बॉडी, ये भी केमोरिसेप्टर का काम करती है। दिस बाजू वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं, जब CO2 कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन का इंक्रीज होना यानी pH का डिक्रीज होना,
यानी हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना या एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ना, सभी का मीनिंग एक जैसा ही है। इस कंडीशन में सिग्नल्स सेंड किए जाते हैं मेडुला की तरफ, और मेडुला से फिर सिग्नल सेंड किए जाते हैं, देखिए, नर्व सिग्नल्स that trigger the contraction of muscles, that is intercostal muscles और डायफ्राम। इनका कॉन्ट्रैक्शन होने की से क्या होगा, इंस्पायरेशन भी स्टिमुलेट होगा। यानी जब CO2 और H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तब वो मैसेज आया मेडुला की तरफ, मेडुला ने फिर उसके अगेंस्ट क्या एक्शन ली, उसने सिग्नल्स भेजे इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम की तरफ और इंस्पायरेशन को स्टिमुलेट किया। इंस्पायरेशन को स्टिमुलेट करने से होगा ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में आएगा और जो CO2 की लेवल इंक्रीज हुई है वो कम की जाएगी। तो इस तरह से ये केमिकल रेगुलेशन हमारी बॉडी में किया जाता है। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे YouTube चैनल द साइंस ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।